हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें 3 एनिमल्स को पढ़ना है, फैसियोला हेप्टिका, टीनिया और एस्केरिस। फैसियोला हेप्टिका को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टीनिया। तो टीनिया में हम इसके पहले इसके नाम को देख लेते हैं, क्योंकि इसे किस नाम से भी जाना जाता है। तो टीनिया को हम 2 नाम से जानते हैं, एक टैप फॉर्म और दूसरा फ्लैट फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए टैप फॉर्म भी टीनिया सोलेम्स को ही कहा जाता है और फ्लैट फॉर्म भी टीनिया सोलेम्स को ही कहा जाता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसका फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास है इसकी सिस्टोरा और इसका ऑर्डर है टीनियोडा और फैमिली भी इसकी टीनियोडा और जीनस है इसकी टीनिया और स्पीसीज है इसका सोलियम। ये मैंने आपको पहले बताया कि हमें सबसे ज़्यादा इसकी क्लास का ध्यान रखना है। इसमें कोई भी एनिमल आए आपके पास तो हमें उसके एनिमल की क्लास का याद रखना है, क्योंकि इसकी अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 1996 से लेकर अब तक 2021 तक सब में क्लास को ही पूछा गया है। तो आपको जितने भी या फाइलम्स हैं इनकी सबकी है ना क्लास को जानना होगा। तो इसकी टीनिया सोलेम की क्लास क्या है? सिस्टोडा। ठीक है, अब इसके हैबिट और हैबिटेट को भी सुनना था, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे कि जो टीनिया सोलियम्स है आपके पास, ये क्या है? एक डायग्नोस्टिक यानी द्विपोषी एंडोपैरासाइट होता है, अर्थात अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक है या कौन कौन से एंडोपैरासाइटिक है। तो आपको पता होना चाहिए जो टीनिया सोलियम है वो एंडोपैरासाइटिक है और एक डायग्नोस्टिक भी है। ये अपना पूरा जीवन चक्र किस में करता है? 2 होस्ट में पूरा करता है। जिसका वयस्क यानी मेच्योर मुख्य परपोषी है वो प्राइमरी होस्ट मानव की छोटी आंत में रहता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट सूअर, बकरी, हॉर्स, कैटल एटसेट्रा हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? मानव की छोटी आंत। ये ऑप्शनल में पूछ लेते हैं कि मानव की छोटी आंत में कौन रहता है, तो मानव की छोटी आंत में इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा रहता है? टीनिया सोलियम। और सेकेंडरी होस्ट किस में ज़्यादातर पाया जाता है? ये सूअर में, बकरी में, घोड़े में, कैटल्स में एटसेट्रा में आदि। और जो टीनिया सोलियम का संक्रमण है वो विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। उन स्थानों पर इनका इन्फेक्शन अत्यधिक नॉर्मल होता है जिन स्थानों पर कच्चा सूअर का मांस या हाफ कुक्ड पिग्ड मीट खाया जाता है, वहाँ ये पाया जाता है। तो टीनिया सोलियम ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? जो सूअर का कच्चा मांस खाते हैं। अब इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। टीनिया सोलियम की बॉडी 1 से 5 मीटर लंबी, फ्लैट यानी चौड़ी, चपटी, खंडयुक्त, सेगमेंटेड रिबन की तरह का होता है। इसके शरीर में अपर तथा लोअर सतह पर स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता तथा बॉडी का अगला सिरा पतला और तथा पोस्टीरियर सिरा चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है कि इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके सेगमेंटेशन है कि कितने खंड इसमें पाए जाते हैं। तो टीनिया सोलियम की बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसमें इसकी संख्या 800 से 1000 तक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और बॉडी के ऑल सेगमेंट अपने साइज व शेप में विभाजित किए जा सकते हैं तथा ऑल बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जिन्हें स्कॉलेक्स, नेक, स्ट्रोबला कहते हैं। स्ट्रोबला, नेक और नेक से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन्हें मैं इसलिए डिटेल में पढ़े। स्कॉलेक्स का मतलब क्या है कि इसका हेड की बात हो रही है। तो टीनिया सोलियम का अग्र सिरा स्कॉलेक्स या हेड कहलाता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर व्यास वाला होता है, जिसका अपर एंड फ्लैट होता है तथा इसकी सरफेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम रॉस्ट्रेलियम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में काइटिन के द्वारा निर्मित 22 से 32 पॉइंटेड हुक्स 2 रोज में स्थित होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल वूल यानी चक्र में स्मॉल साइज के, इंटीरियर वूल में लार्ज साइज के हुक्स पाए जाते हैं। इसमें तो आपको यही याद रखना है कि इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं और इसमें पॉइंट्स कितने होते हैं। तो इसके सेगमेंट्स हैं 800 से इसके सेगमेंट थे 800 से 1000 तक हो सकते हैं, और जिसमें हुक्स पाए जाते हैं वो कितने? 22 से 32 तक, और ये एक गोल चक्र में रहते हैं।
जो स्कॉलेक्स का मिडिल पार्ट है वो अत्यधिक चौड़ा होता है, जिसके साथ 4 हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फेरिकल सर्कल्स अरेंज रहते हैं, जिसमें स्कॉलेक्स अपनी सर्कल्स की सहायता से होस्ट की एलिमेंट्री कनाल यानी इंटेस्टाइन स्मॉल की भित्ति के साथ अटैच रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया है इसमें कि ये रहते कहाँ हैं। ये एलिमेंट्री कनाल में रहते हैं। एलिमेंट्री कनाल में इंटेस्टाइन स्मॉल की वॉल यानी बॉडी वॉल होती है, इसके साथ अटैच रहता है। तो स्कॉलेक्स टीलियम सोलियम का अटैचमेंट पार्ट होता है। सेकेंड है इसकी नेक। टीनियम सोलियम की बॉडी में स्कॉलेक्स के पीछे बॉडी का सबसे स्मॉल पार्ट अरेंज रहता है, जिसे हम नेक कहते हैं। यह पार्ट बडिंग द्वारा न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, अतः इसे टीलियम सोलियम की बॉडी का ग्रोविंग रीजन कहते हैं। तो अगर ये पूछ ले कि ग्रोविंग रीजन, टीलियम सोलियम का ग्रोविंग रीजन किसे कहा जाता है, तो नेक को कहा जाता है। स्ट्रोबिला इसकी, यह टीलियम सोलियम के बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिसे 800 से अधिक सेगमेंट्स में स्थित रहते हैं, जिन्हें प्रोग्लोटिड कहते हैं। यह प्रोग्लोटिड बॉडी की यूनिट के फॉर्म में कार्य करता है। स्ट्रोबिला में पाए जाने वाले प्रोग्लोटिड अपने डेवलपमेंट के बेस पर डिवाइड किए जाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बॉडी के अगले भाग में स्थित 200 या 250 सेगमेंट यंगेस्ट या इनमेच्योर प्रोग्लोटिड के होते हैं। बॉडी के मिडिल पार्ट में स्थित 450 सेगमेंट्स अत्यधिक डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें मैच्योर प्रोग्लोटिड कहते हैं, तथा बॉडी के निचले सिरे में पाए जाने वाले 150 से 300 ओल्डेस्ट होते हैं, जिन्हें हम राइप या ग्रोविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। ये प्रोग्लोटिड क्वेश्चंस भी आया है कि प्रोग्लोटिड किसने पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैच्योर प्रोग्लोटिड तो बॉडी के निचले में 150 से 300, ओल्डेस्ट में राइप या हम इसे ग्रेविड कहते हैं। इस प्रकार ओल्डेस्ट या राइप सेगमेंट से अलग होते रहते हैं। इस क्रिया को हम एपोलाइसिस कहते हैं। ये पूछ लेता है कि एपोलाइसिस की क्रिया किस में होती है, तो एपोलाइसिस की क्रिया टीरियम सोलियम में होता है। थोड़ा सा डीपली भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसका इंटरनल मैं आपको इतना डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि सीधे सीधे तो आपको उसमें दे रखे होंगे। अगर आपने थ्योरी इसकी नहीं पढ़ी होगी तो हम इसके क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। तो अब इसके हम बॉडी वॉल को देख लेते हैं। टीनियम सोलियम में एपिडर्मिस अनुपस्थित होता है, किसमें टीनियम सोलियम में एपिडर्मिस अनुपस्थित होता है, और शरीर की सबसे बाह्य परत अध्यावरण कहलाती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के व्याप्त प्रोटीन की बनी असंख्य सूक्ष्म नालों द्वारा छिद्रित परत होती है। तो आपको बताना चाहिए कि किस पार्ट की बनी है। जो बॉडी वॉल में है ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोटीन की बनी हुई असंख्य सूक्ष्म नालों द्वारा छिद्रित परत होती है। और जो आपका अध्यावरण था वह एक मोटी सजीव तथा बहुकेंद्रीय परत है। इसके बाहर की ओर अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मरोमण कहते हैं। ये परजीवी के शरीर की सतह को क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जो अध्यावरण के नीचे एक पतली सुस्पष्ट अमर्जली आधारित झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह अध्यावरणी पेशी विन्यास को अध्यावरण में पृथक कराती है। और जो आधारी आपकी झिल्ली है उसके नीचे पेशी विन्यास पाया जाता है। इसके वृत्तीय अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तंतु पाए जाते हैं। अगर पूछ ले इसमें कौन से तंतु पाए जाते हैं, तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तंतु पाए जाते हैं। और पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा ढीली पैरेन्काइम कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। पेशियों के मध्य में ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ पाचन एंजाइमों में विरुद्ध सत्रावण करती हैं। इसका पोषण देख लेते हैं, इसका यानी न्यूट्रिशन। इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। टीनियम सोलियम में आहारनाल तथा पाचन ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। टीनियम सोलियम में आहारनाल भी और पाचन ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। यह अपने परपोषी की शुद्रांत में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण प्राप्त करते हैं, और अवशोषण शरीर की सामान्य सतह द्वारा होता है। इसके रेस्पिरेशन देख लेते हैं, इसका शोषण कैसे होता है। टीनियम सोलियम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अवायवीय शोषण होता है, और ग्लाइकोजन में के CO2 तथा वसीय अम्लों के विदलन में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उत्सर्जी
तंत्र देख लेते हैं। टीनेज सोलियम का सर्जी तंत्र ज्वाला कोशिकाएं, पार्श्वीय अंधेरी सर्जी नालों तथा द्वितीयक नाले द्वारा निर्मित होता है। इसमें प्रत्येक पार्श्व में 2 पार्श्व अनुदैर्ध्य उत्सर्जित नाले यानी कुल 2 होती हैं, जिसमें से एक पृष्ठीय व दूसरी अधरीय होती है। अंतिम देहखंड को छोड़कर प्रत्येक देहखंड के पिछले भाग में दोनों धरनाले एक अनुप्रस्थ नाल द्वारा जुड़ी होती है और प्रत्येक द्वितीयक नाल का निर्माण कई महीन कोशिकाओं के मिलने से होता है, जिनमें से प्रत्येक कोशिका एक ज्वाला कोशिका से जुड़ी होती है और ज्वाला कोशिकाएं मेसेनकाइमा के चारों ओर फैली रहती हैं, जहां ये उपजाची पदार्थों को पृथक करते हैं। मेसेनकाइमा किसमें पाई जाती है आपकी? इसकी एक्सक्रीटरीज में, पार्ट्स में। तो आपको बताना चाहिए इसका नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है इसका। टीनेज सोलियम में स्कॉलेक्स में से एक जोड़ी दृढ़ परमस्तिक गुच्छिका होती है और परमस्तिक गुच्छिकाएं पृष्ठीय तथा अधर संघनी के एक वलय संधानी यानी के साथ एक मोटे गुच्छिकाएं क्रॉस संधानी द्वारा जुड़ी होती है। इस मस्तिष्क कॉम्प्लेक्स से आगे की ओर 18 तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनमें से 4 वलय संघानी तथा 4 अनुपर संधानी में आती है। तो आपको बताना चाहिए कितनी तंत्रिकाएं इसमें होती है। कॉम्प्लेक्स में इसकी 18 तंत्रिकाएं होती हैं। इसके जनन देख लेते हैं हम। इसका जनन में है केवल कुछ अग्र व कुछ पश्च देहखंडों को छोड़कर प्रत्येक देहखंड में जननांगों का एक समूह पाया जाता है। टीनिया एक उभयलिंगी या द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जंतु है, जो जननांग मादा जननांगों से पहले विकसित होते हैं। इस प्रकार पूर्वी दशा पाई जाती है। इसमें जनन तंत्र निम्न प्रकार से होते हैं। इसमें मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। मेल में कौन क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें असंख्य वर्षण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, जन्निका प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ये जो जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। और फीमेल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें 2 द्विपालित अंडाशय, अंडवाहिनी, oocytes, योनि, गर्भाशय, एक पतिक ग्रंथियां द्वारा निर्मित होती है और वो टाइप्स के चारों ओर एक कोशिकीय मेहली की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कैप्सूल्स के मार्ग में चिकना बनाती हैं। टीनेज सोलियम का जीवन चक्र है जो टीनेज सोलियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट इसका मानव और सेकेंडरी पिग है। ये आपको मैं पहले बता दें, इसके प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है और सेकेंड इसका पिग होता है, जिसके मैथुन है और इसके निषेचन। तो मैथुन क्रिया में एक देहखंड का सिरस उसी देहखंड या किसी अन्य देहखंड को योनि में प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु को छोड़ देता है। योनि के प्रविष्ट होने वाले शुक्राणु निषेचन वाहिनी में ओवा से संयोग कर जाइगोट बनाते हैं। इस प्रकार के निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। टीनेज सोलियम में यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका कैप्सूल फॉर्मेशन जाइगोट ओ टाइप की पितिक ग्रंथि द्वारा स्रावित पितिक कोशिकाएं द्वारा घिर जाते हैं और योग सेल जाइगोट के चारों ओर एक कवच का निर्माण करती हैं। इस प्रकार बना कैप्सूल गर्भाशय में पहुंच जाता है और इनका मार्ग मेहली ग्रंथियों में सतरावण से चिकना होता है। तो मेहली ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? टीनेज सोलियम में। इसका क्लीवेज देख लेते हैं। जाइगोट का क्लीवेज में आरंभ में होता है और विदलम यानी क्लीवेज असमान पूर्णभंजी यानी होलोब्लास्टिक होता है और प्रथम असमान विभाजन को परिणाम स्वरूप एक बड़ा द्विखंडन का एक छोटी भ्रूण कोशिका बनाती है। भ्रूण कोशिकाओं में लगातार विभाजन से मोरुला का निर्माण होता है। ये आंतरिक लघुखंडों द्वारा तथा बाह्य दीर्घखंडों द्वारा निर्मित होता है और इसमें योग सेल्स विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है और दीर्घखंड परस्पर संलित होकर बहुकेंद्रीय पोषक आवरण या बाह्य भ्रूण झिल्ली बनाती है। इसमें हेक्साकेंद्र और गोलांकुश की हेक्साकेंद्र और गोलांकुश से भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने इसे भी ऐड किया है। तो मोरुला के पिछले सिरे पर 3 जोड़ी काइटिन हुकों का विकास होता है। यह विकसित होकर हेक्साकेंद्र का निर्माण करता है, जिसमें से 6 हुक पाए जाते हैं। यह संरचना में वर्ताकार
होता है। और जब हेक्साकेन केवल बाह्य एम्ब्रियो से घिरा होता है, कलंकुस कहलाता है। और जिसके द्वितीयांक परपोषी यानी द्वितीयक यानी इसका होस्ट सेकंड सूअर के संक्रमण है, उसमें कैसे हैं? इसमें अंडपूर्ण देहखंड प्रमोचन द्वारा परपोषी का विशिष्टता के साथ साथ त्याग दिए जाते हैं और बाहर जाने पर देहखंड फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर उपस्थित हजारों गोलंक स्वतंत्र हो जाते हैं और इन गोलंकस के कारण के माध्यम से परपोषी सूअर में संक्रमण होता है। द्वितीयक परपोषी सूअर के अमाशय में पहुंचकर अम्लीय जठर की क्रिया द्वारा गोलंकुशों का भ्रूणाधार तथा आधार झिल्ली नष्ट हो जाती है और इस प्रकार हेक्साकेन स्वतंत्र हो जाते हैं और शुद्रांत के आंतरिक रस और पित्र लवणों की उपस्थिति में हेक्साकेन सक्रिय हो जाते हैं और यह अपने हुकों की सहायता से आंत की उपकला में भेद कर अपने अंदर रुधिर वाहिनियों तथा लसिका वाहिनियों में पहुंच जाते हैं और रुधिर वाहिनियों में से हेक्साकेन यकृत निहायिका से होकर यकृत में पहुंचता है, जहां से यह हृदय, गर्दन, जंघा इत्यादि की रेखित पेशियों में पहुंचकर स्थापित हो जाता है। यहाँ एक ब्लैडर वॉर्म कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आया कि ब्लैडर वॉर्म किस में पाया जाता है, तो ब्लैडर वॉर्म आपके पास टीनिया सोलियम में हो जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे सारे फाइलम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो थैंक यू।